सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भ्याना और आज हम करने वाले हैं गुडविल का लेक्चर नंबर 2, जहां पर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड अच्छे से सीख रहे होंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको गुडविल का थ्योरी सिखाया था, परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट बताया था, टाइप्स ऑफ गुडविल सिखाए थे। आज की क्लास में हम करेंगे कि हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड किस तरीके से काम करता है, उसमें किस किस तरीके की एडजस्टमेंट्स आपको देखने को मिलती है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया या कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया, या बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपको गारंटी देता हूं इस लेक्चर को सुनने के बाद वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाने वाला है। इतना आसान तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो ठीक है, आज की क्लास को जल्दी से अब शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लिख दो, अपने नाम की अटेंडेंस लिख दो, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। तो शुरू करते हैं जल्दी से गुडविल का लेक्चर नंबर 2 और एवरेज प्रॉफिट मेथड को खत्म करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। वापस से लिख लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से जो हमारा गुडविल निकलता है वो कैसे निकलता है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, राइट। ये नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्या होता है भैया? नंबर ऑफ परचेज ईयर्स होता है कि कितने साल लगेंगे आपको, कितने साल के लिए गुडविल आपके काम आएगी। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, ये बात हम जानते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने साल हैं। मान लो 3 साल के प्रॉफिट्स देख रहे हो तो तीनों साल के प्रॉफिट्स को जोड़ दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कि 3 से डिवाइड कर दो। जब आप एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हो तो आपको ध्यान रखना होता है किसका? एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना होता है। ये क्यों रखना होता है? क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन होते हैं आपको नेट प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, लेकिन एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए आपको देखना होता है कि हमारे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स कितने हैं। एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट होता है जी इस साल का 2 लाख रुपए का, ठीक है। और इस साल हमारे पास लॉस बाय फायर हो गया था इस साल 40,000 का। क्या आग हर साल लगेगी? तो हम कहेंगे नहीं भैया, हर साल तो नहीं लगेगी। तो ये क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस हुआ। ये क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस हुआ। हर साल नहीं लगेगी। तो इस साल के जो 2 लाख के प्रॉफिट्स हैं वो एक्चुअली में 2 लाख के नहीं है, बल्कि कितने के हैं? 2 लाख प्लस 40,000 के। क्यों? क्योंकि ये 2 लाख जब आपने प्रॉफिट्स निकाले तो आपने ये जो आग लगने से नुकसान हुआ इसको भी माइनस कर दिया होगा। एक्चुअली में आपके प्रॉफिट्स कुछ होंगे, उसमें से आपने 40,000 घटा दिए होंगे, तब जाके आपके नेट प्रॉफिट 2 लाख आए होंगे, जो कि नेट प्रॉफिट तो है लेकिन बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। बिजनेस ने तो 2,40,000 कमाया था, क्योंकि आग लगना इज नॉट अ नॉर्मल कॉस्ट। तो ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस। हम एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं। अभी मैं सारी एडजस्टमेंट्स आपको एक जगह लिख के बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे को थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन एक बार आराम से कर लेते हैं ताकि हमारे को एक बेसिक समझ आए, बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ जाए। तो कहते हैं द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स आपको दिए गए हैं बेटा। 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25। द फर्म एक्सपेक्ट्स टू अर्न सिमिलर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। फर्म को लगता है कल को भी हम इतना ही कमाएंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। कहता है एवरेज प्रॉफिट्स जो भी आएंगे आपके इन 4 साल के, उसको 3 बेसिकली नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके आपको गुडविल को निकालना है। तो यहां मेरा गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? हम कहेंगे एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्वेश्चन में गिवन है, 3 ईयर्स ऑफ परचेज हमें दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट मुझे निकालना है, तो मैं कहूंगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 3। एवरेज प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करें। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं बताओ? सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल के प्रॉफिट्स हैं देखो जरा, 4 साल के हैं। 40,000, 50,000, 60,000, 50,000। तो हम प्लस कर देते हैं 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 अपॉन 4, ठीक है। तो कितना आएगा? 40, 50, 90, 90 प्लस 60, 150, 150 प्लस 50, 2 लाख। 2 लाख अपॉन 4 विच इज 50,000। तो 50,000 क्या है? मेरे एवरेज प्रॉफिट्स है। गुडविल कितनी आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी आपके 50,000 इंटू 3 विच इज 1,50,000।
विच इज 1,50,000। क्या मेरी बात समझ में आई? सो गुडविल कितनी आ जाएगी मेरी? 1,50,000। एज सिंपल एज दैट। ये होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट्स आपको देखने को मिल सकती हैं। ये सारी डिटेल्स हैं एडजस्टमेंट्स की, इनके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। पूरी अकाउंटेंसी इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि इनके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और 100% वो नहीं मिलता है। क्या क्या चीजें आपको मिल सकती है? एबनॉर्मल लॉस मिल सकता है, एबनॉर्मल गेन मिल सकता है, ओमिशन ऑफ नॉर्मल एक्सपेंस मिल सकता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल मिल सकता है, कैपिटल एज रिवेन्यू मिल सकता है, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन मिल सकता है, नॉर्मल इनकम नॉर्मल एक्सपेंस मिल सकता है। एक एक करके सबका मतलब समझाता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला तो है एबनॉर्मल लॉस। अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसकी वजह से तुम्हारे प्रॉफिट कम हो गए होंगे, लेकिन इन रियलिटी ये बिजनेस का पार्ट नहीं होता एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? ऐड बैक करते हैं, ध्यान रखना, प्लस करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा कि जैसे लॉस बाय फायर हुआ तो क्या वो हर साल होगा? नहीं होगा। तो आपको वापस से प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली में प्रॉफिट्स को नहीं दिखा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हुए हैं नेट प्रॉफिट्स 2 लाख के, लॉस बाय फायर हुआ था इसी साल में 40,000 का, तो बेसिकली मेरे प्रॉफिट 40,000 से कम दिख रहे होंगे जितने होने चाहिए ड्यू टू लॉस बाय फायर, जो कि एक एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉसेस को हम क्या कर देते हैं? वापस से ऐड कर देते हैं। सिमिलरली एबनॉर्मल गेन्स को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे भैया? क्योंकि इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स फालतू दिख रहे होंगे, क्योंकि एबनॉर्मल गेन हमेशा तो नहीं होंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार इस साल मेरे बिजनेस को ना नेट प्रॉफिट होते हैं जी 5 लाख के। 5 लाख में से आपको पता है 1 लाख की तो लॉटरी थी, 1 लाख की तो लॉटरी थी। अरे क्या लॉटरी हर साल निकलेगी बच्चा? नहीं निकलेगी ना। तो एबनॉर्मल गेन है, तो इसको आप माइनस करोगे तो आप निकालोगे आपके बिजनेस प्रॉफिट, दैट इज 4 लाख। तो एबनॉर्मल गेन्स को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अगली चीज आती है ओमिशन ऑफ नॉर्मल एक्सपेंस नॉर्मल इनकम। कई बार बिजनेस नॉर्मल खर्चे उनको लिखना भूल जाता है, या नॉर्मल इनकम्स उन्हें लिखना भूल जाता है। कि जैसे कि हमने क्या करा, हमने एक इंप्लॉय को सैलरी दी, हम लिखना भूल गए। तो सही प्रॉफिट जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उस खर्चे को माइनस कर देना चाहिए। तो नॉर्मल एक्सपेंस या नॉर्मल इनकम अगर भूल जाओ, अगर नॉर्मल एक्सपेंस भूल जाओ तो माइनस कर दो, नॉर्मल इनकम भूल जाओ तो प्लस कर दो। ठीक। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रिवेन्यू हो, इनके अंदर क्या होता है? पहले इनका मीनिंग समझो, मीनिंग समझो, फिर आपको आगे की कहानी समझ आएगी। मीनिंग ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत ध्यान से सुनना, 2 मिनट लगेंगे, सारी चीजें समझ आएंगी। ये तुम्हें आज तक समझ नहीं आएगी चीज, लेकिन अब आ जाएगी, बहुत ध्यान से सुनना। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो 1 साल तक ही काम आएंगे। जैसे हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस दिया, रेंट दिया, ये सभी क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का इंपैक्ट क्या होता है? ये रिड्यूस करते हैं प्रॉफिट्स को। ये क्या करते हैं बच्चा? रिड्यूस करते हैं किसको? प्रॉफिट्स को। बस इतना ही पता होना चाहिए, क्योंकि जो खर्चा है तो वो प्रॉफिट में से माइनस ही तो होगा। तो खर्चे होते हैं तो वो रिड्यूस करते हैं प्रॉफिट्स को। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वहीं पे ऐसे खर्चे जिनका फायदा 1 साल से ज्यादा मिलता है। जैसे कि हमने ये डिजिटल बोर्ड ले लिया, जैसे कि हमने लैपटॉप ले लिया, जैसे कि हमने फैन लगवा लिया, जैसे कि हमने एयर कंडीशनर लगवा लिया, इन सबका फायदा 1 साल से ज्यादा मिलेगा। तो ये होते हैं मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की वजह से एसेट्स बनती है। एसेट ही तो है, एसी एक एसेट है, फैन एक एसेट है, डिजिटल बोर्ड एक एसेट है। तो हमारी क्या होती है? इससे एसेट इंक्रीज होती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट इंक्रीज होती है, वो प्रॉफिट्स को कम नहीं करते हैं। तो ये प्रॉफिट्स को कम नहीं करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट्स, नो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है, इनका प्रॉफिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, लेकिन जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे आपने एसी लगवाया, चाहे डिजिटल बोर्ड लगवाया, चाहे फैन लगवाया, इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, जो कि प्रॉफिट्स को कम करता है। तो हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर खुद प्रॉफिट्स को कम नहीं करते, बट डेप्रिसिएशन जो इनके ऊपर लगता है, इन चीजों के ऊपर डेप्रिसिएशन जो इन चीजों के ऊपर लगता है, वो रिड्यूस करता है प्रॉफिट्स को। बस अभी तक आपको सिर्फ ये 2 बातें ध्यान रखनी, लॉजिकली एक एक चीज आपको समझ आ जाएगी। अदरवाइज मैं आपको रट्टा भी मरवा दूंगा, सिर्फ 2 पॉइंट्स बताऊंगा, वो याद रख लेना, हमेशा क्वेश्चन ठीक करके आओगे। फिलहाल मैंने क्या बोला कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स प्रॉफिट्स को रिड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्रॉफिट्स को रिड्यूस नहीं करते, लेकिन उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो प्रॉफिट्स को रिड्यूस करता है। बात खत्म। ठीक है, फिर आता है ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन। अगर किसी चीज की ओवर वैल्यूएशन हो जाए, अगर आपको कहे कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक,
ये लिख के रख लेना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है तो मतलब आपने एसेट की जो कीमत थी उससे फालतू दिखा रखी है, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहे होंगे तो ओवर वैल्यूएशन को आप क्या करोगे, तो ओवर वैल्यूएशन को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, और अंडर वैल्यूएशन को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है कि आपने एसेट कम दिखा रखे तो मतलब आपने प्रॉफिट्स कम दिखा रखे हैं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है तो क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे, दैट्स इट। ये हमेशा याद रख सकते हो। लास्ट आता है नॉर्मल, ये हमने कर ही लिया है ना, नॉर्मल एक्सपेंस, ये ओमिशन वाला कर लिया हमने, ठीक है। यहां पे आपकी सारी एडजस्टमेंट्स खत्म होती हैं। रिवेन्यू इन कैपिटल का बेसिक मीनिंग क्लियर होता है, इनका इंपैक्ट जैसे ही क्वेश्चन में आएंगी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, आएंगे भी सही, आज ही की क्लास में आएंगी, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, कहते हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके मुझे वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस फॉर द लास्ट 4 years वर। प्रॉफिट्स दे रखे हैं मेरे को पिछले 4 साल के, 2021-22, 23-24, 22-23, 24-25, ठीक है। इन ईयर 2022-23 में कुछ हो गया, 23-24 में कुछ हो गया, इंटरेस्ट ऑन एफडी हो गया, सैलरी हो गया, ये सारी एडजस्टमेंट्स दे रखी है आपको, ये सारी एडजस्टमेंट्स दे रखी है आपको, ठीक है। जब भी ऐसा हो कि इतनी सारी एडजस्टमेंट्स हो और प्रॉफिट्स दे रखे हो तो आपको एक प्यारी सी टेबल बना लेनी है, वहां पे हम अपना काम करेंगे। ये टेबल आपको ऐसे बनानी है, मैंने बना रखी है। यहां पे लिखोगे आप ईयर, यहां लिखोगे प्रॉफिट्स, यहां लिखोगे क्या क्या एडजस्टमेंट्स हुई और वहां लिखोगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स क्या क्या आए। तो ईयर मुझे क्या क्या दे रखे हैं, ईयर मुझे दे रखे हैं 21-22, 22-23, 23-24, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25, ठीक है। मैंने ईयर्स लिख दिए अपने। अब देखता हूं कि प्रॉफिट्स कितने कितने दे रखे हैं। 2021-22 के प्रॉफिट दे रखे हैं 1,20,000, 1,50,000, 1,20,000, 1,50,000, 1,80,000 और 1,70,000, 1,70,000, ठीक है। ये मुझे 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। अब देखते हैं इनके अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट्स आएंगी, अब देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट्स आएंगी। तो देखो कहते हैं कि इन ईयर 22-23 में क्या हुआ, गुड्स वर्थ 20,000 वर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय हो गए इन अ फ्लड, मतलब कि एबनॉर्मल एक्सपेंस, एबनॉर्मल लॉस हो गया। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड वाज 5,000 और 5,000 का हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ कितना, 20,000 के गुड्स गए, 5,000 तो इंश्योरेंस मिल गया, तो एक्चुअली में एबनॉर्मल लॉस कितना है, 15,000। और एबनॉर्मल लॉस का क्या करते हो आप, वापस से एड बैक कर देते हो। तो ईयर 2022-23 के प्रॉफिट्स में, ईयर 2022-23 के प्रॉफिट्स में प्लस कर दोगे आप 15,000 ब्रैकेट में एबनॉर्मल लॉस। आई बात समझ। अगला देखते हैं। इन ईयर 2023-24 बिजनेस रिसीव्ड 30,000, बिजनेस को रिसीव हुआ 30,000 एज कंपनसेशन फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इनकन्वीनियंस नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर। ये कहते हैं कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उस चक्कर में हमारे को 30,000 मिल गए, ये हर साल नहीं होने वाला, तो ये अब नॉर्मल गेन है, इसे आप माइनस करोगे 2023-24 में से, आप क्या कर दोगे, 30,000 को माइनस कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एबनॉर्मल गेन है। समझ आ रही है बात। अगला देखो, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ 10,000 एनुअली वाज नॉट इंक्लूडेड एनी ऑफ द अबव ईयर। कहता है कि हमें हर साल 10,000 रुपए का एफडी पे ब्याज आता था, हमने किसी भी साल में नहीं लिखा, तो ये क्या है, नॉर्मल इनकम है, जो कि लिखना भूल गए हो तो अब आप लिख दोगे। सभी सालों में 10,000 हम ऐड कर देंगे, सभी सालों में 10,000 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि एक नॉर्मल इनकम थी जो कि हम लिखना भूल गए हैं। और उसने कहा सभी सालों में भूल गए, तो इसीलिए हमने क्या करा, सभी ईयर्स में इसको हम प्लस कर देंगे। अगला देखते हैं। सैलरी ऑफ 15,000, सैलरी ऑफ 15,000 पर ईयर फॉर अ क्लर्क वाज ओमिटेड फ्रॉम ऑल द ईयर्स। कहते हैं आप 15,000 सैलरी दे रहे थे क्लर्क को और आपने किसी भी साल में वो नहीं लिखा, तो ये भी एक नॉर्मल खर्चा है जो कि लिखना चाहिए था। तो 15,000 हर साल से अब माइनस कर दोगे, तो 15,000 हर साल से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। लो जी, ठीक है, ठीक है। तो अब हम निकालें हमारे बिजनेस प्रॉफिट्स एवरेज कितने निकलेंगे, हम कहेंगे 1,20,000 प्लस ये माइनस ये, तो 5,000 माइनस कर दिया, 1,15,000 आ गया, ठीक है।
1,50,000 प्लस 15,000 माइनस 15,000 जीरो प्लस 10,000 तो कितना रह गया? 1,60,000 रह गया। 180 माइनस 30 150 और 150 प्लस 10 160 में से 15 गया तो 1,45,000 आ गया। 1,70,000 1,80,000 1,80,000 में से 15,000 गए तो 1,65,000। तो ये मेरे क्या आ गए? बिजनेस प्रॉफिट्स आ गए, एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए। मुझे निकालना क्या है? मुझे गुडविल निकालनी है। मुझे निकालना क्या है? मुझे गुडविल निकालनी है। कैसे निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है और 3 ईयर परचेज पे निकालनी है। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाले हम। तो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स यहां पे कितने आएंगे देखो, तो हम कहेंगे एवरेज प्रॉफिट्स इन सब का टोटल अपॉन में 4। तो इन सब का टोटल कितना बनेगा देखें, इन सब का टोटल कितना बनेगा देखें, 1,15,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,45,000 प्लस 1,65,000 5,85,000 5,85,000 अपॉन कर दोगे आप 4 से, तो डिवाइड करा 4 से तो आ गया 1,46,250। गुडविल कितनी है? गुडविल है 1,46,250 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। यहां पे आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन और ट्राई करें, एक थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आइए, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है। देखो, द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर एज फॉलोज। पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं। देखो 2021-22 का दे रखा है, 22-23 का दे रखा है, 23-24 का दे रखा है और सारे सालों का दे रखा है। इनको हाईलाइट करने की कोई खास जरूरत नहीं है, ये लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आगे की बात। इन द ईयर 1 अप्रैल 2023 को क्या हुआ? द फर्म स्पेंड 25,000 ऑन रिपेयरिंग द इंजन ऑफ इट्स डिलीवरी वैन। हमने क्या करे? 25,000 रुपए लगाए अपनी डिलीवरी वैन के इंजन को रिपेयर करवाने के लिए। रिपेयर करवाना इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर मेंटेनेंस के रिवेन्यू के खर्चे होते हैं, कोई एसेट खरीद लेना कैपिटल होता है। तो आपको यहां तक इतना समझना है कि ये एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किया आपने। ठीक है, which was wrongly debited to the machinery account instead of being treated as revenue expense। हमने क्या करा? उसको गलती से क्या मान लिया बच्चा? हमने उसको क्या मान लिया भैया? हमने उसको मशीनरी मान लिया। था क्या वो? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान क्या लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब गलती देखना क्या हुई। था वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मान लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मान लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ड्यू टू दिस एरर डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड वाज चार्ज फॉर ऑन दिस अमाउंट फॉर बोथ ऑफ द ईयर 2023-24 एंड 24-25। और इसी वजह से आपने क्या किया? डेप्रिसिएशन चार्ज करा। क्योंकि अगर मैंने को बोला ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता ही लगता है, तो आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिया है। कुल मिला के अगर मैं आपको गलती बताऊं तो क्या हुई? 25,000 का एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया और आपने इस पे डेप्रिसिएशन लगा दिया फॉर 2 ईयर्स। मतलब जितने भी आगे साल होंगे हमेशा ही लग रहा होगा, जब गलती पकड़ी गई तो उसके बाद लगना बंद हो जाएगा। ठीक, अब देखो, कोई चीज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर थी, आपने कैपिटल मान ली, तो पहले इतने का ही डिफरेंस सोचो। कोई चीज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है तो वो क्या होती है? प्रॉफिट्स को कम करती है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स प्रॉफिट्स को कम करते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉफिट्स कम होने चाहिए थे। लेकिन अगर आपने उसको कैपिटल मान लिया तो प्रॉफिट्स को रिड्यूस नहीं करा। तो आप पहला काम क्या करोगे? माइनस उसी साल में से, कौन सा साल है आपका? ये साल है 1 अप्रैल 2023, तो मतलब 23-24 के अंदर आएगा ये, तीसरे साल में। तो 2023-24 में आएगा ये 21-22, 22-23, 23-24 में आएगा। ठीक है, पहली चीज तो आप क्या करोगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना था, मान लिया कैपिटल। अगर कैपिटल मान लिया तो प्रॉफिट्स को रिड्यूस नहीं करा होगा, लेकिन रिवेन्यू मानने पे आपको करना चाहिए प्रॉफिट्स को रिड्यूस। तो पहला काम तो आप क्या करोगे? 25,000 को माइनस कर दोगे। ठीक है, और क्या करोगे? सर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के डेप्रिसिएशन लगा दिया था, लेकिन डेप्रिसिएशन तो नहीं लगना चाहिए था ना, कि
जब है ही वो रिवेन्यू का खर्चा तो तुमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाई क्यों? वो गलत है। डेप्रिसिएशन की वजह से तुमने प्रॉफिट कम कर दिए होंगे, तो उन्हें वापस से बढ़ा दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाना ही नहीं था। तो डेप्रिसिएशन कितना लगाया तुमने? 10% पर एनम लगाया। 10% तो 25,000, 2500 लगाया होगा, ये यहाँ पे जोड़ दो। अगले साल भी लगाया होगा तो अगले साल के प्रॉफिट्स में भी 2500 को आप जोड़ दोगे, अगले साल मतलब 2024-25। ठीक है। अब सुनो, अगर तुम याद रखना चाहते हो, तुम्हें समझ नहीं आती है तो क्या करना है, ध्यान से सुनो। अगर आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जाना है, मतलब आपने क्या करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रखा है चीज को गलत, से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जाना है, तो आप कैसे ठीक करोगे? तो उसका ठीक करने का तरीका होता है, सुनो, उसको ठीक करने का तरीका होता है, सुनो, टोटल खर्चा माइनस कर दो एंड डेप्रीसिएशन प्लस कर दो, बस। क्या मेरी बात समझ में आई? तो टोटल खर्चा माइनस कर दो और डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, रट्टा मार दो। यही इसका अगर उल्टा है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जाना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैपिटल पे जाना, तो उल्टा कर दो। टोटल खर्चा क्या कर दोगे आप? टोटल खर्चा क्या कर दोगे आप? प्लस कर दोगे, एंड डेप्रीसिएशन आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। आप इसको रट्टा मार सकते हो, बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो कैपिटल से रिवेन्यू पे जाना है तो ऐसा करना है, रिवेन्यू से कैपिटल पे जाना है तो वैसा करना है। क्वेश्चन 100% सही होगा। लॉजिक से समझना चाहते हो तो मैंने लॉजिक से तुम्हें पहले क्लियर कर दिया है। तो बेसिकली अब देखते हैं क्या क्या प्रॉफिट है। 1 लाख, 1 10, 1 20, 1 30, 1 लाख, 1 10, 1 20, 1 30। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। और कुछ एडजस्टमेंट्स है नहीं, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी अपने को। दे रखी है क्या कोई एडजस्टमेंट? और कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, सिर्फ एक मशीनरी अकाउंट वाली थी, ये हमने कर दी। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो यहां पे सॉरी, तो यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे और कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख का 1 लाख ही आ जाएगा, 1,10,000 का 1,10,000 आ जाएगा, 1,20,000 माइनस 25,000, तो 1,20,000 में से 25 के तो 95,000 प्लस ये तो 97,500, 1,30,000 प्लस 2,500 तो 1,32,500। आप सोचोगे भैया इस साल वाली ट्रांजेक्शन का अगले साल पे इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आप हर साल लगाते हो और ये था एक रिवेन्यू खर्चा, तुमने कैपिटल मान लिया तो डेप्रिसिएशन तो लगनी ही नहीं चाहिए थी यार। तो आप डेप्रिसिएशन को वापस से जोड़ रहे हो, इस वजह से नहीं समझ आता। तो ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसे रट्टा मार लेना। ठीक है जी। तो आज की क्लास को यहां पे एंड करते हैं। निकल जाएगी अब आपके एवरेज प्रॉफिट निकाल दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन चारों का टोटल कर देना, अपॉन 4 कर देना। गुडविल कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट जो भी आएंगे इनटू नंबर ऑफ परचेजियर जो भी क्वेश्चन में गिवन होंगे। आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे ताकि तुम सबका आपस में वेरीफाई हो जाए कि ठीक करा है या गलत करा है। तो रिवेन्यू वर्सेस कैपिटल अब आप गलती नहीं करोगे, पक्की बात है। इसको हमेशा ध्यान रख लो, चिपका के रख लो। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, एक और क्वेश्चन करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का। उसके अंदर उल्टा केस होगा, इसमें कैपिटल से रिवेन्यू जा रहा है, उसमें रिवेन्यू से कैपिटल जाना होगा, वो करेंगे। और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट करेंगे, उसमें भी कैपिटल रिवेन्यू का केस घुसाया मैंने, तो मजा आने वाला है। तो अगली क्लास में मिलेंगे थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस के साथ। आज की क्लास को करते हैं यहां पर एंड। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपने पूरी क्लास अटेंड कर ली है तो नीचे जाकर लिख दो डन भैया, हमने पूरा लेक्चर सुन लिया है। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहो।